जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जय बालाजी क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना। तो दोस्तों भारत पर तुर्क साम्राज्य की स्थापना या फिर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के अंतर्गत हम सर्वप्रथम बात करें दोस्तों कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था। तो दोस्तों भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम क्या भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने में सफल रहा। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने में असफल रहा। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है और दोस्तों उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाने के कारण उसके आक्रमण का हमें एकमात्र स्थायी प्रभाव देखने को मिलता है, वह है सिंध की विजय। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों महमूद गजनवी की। तो दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, जैसे कि हमें बड़े अच्छे से पता है कि इसने जो है दोस्तों 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। लेकिन दोस्तों इसके आक्रमण का क्या उद्देश्य था। तो दोस्तों महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य था भारत से धन संपदा को लूटना और इस धन संपदा की सहायता से मध्य एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना। तो अर्थात दोस्तों महमूद गजनवी ने अपने आप को लूटपाट तक ही सीमित रखा। तो दोस्तों भारत में मुस्लिम साम्राज्य या फिर तुर्की साम्राज्य की दृढ़ नींव रखने का श्रेय किसे जाता है। तो किसे जाता है दोस्तों मोहम्मद गौरी को जाता है, जिसको जो है हम इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था कौन था। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक, चलिए मोहम्मद बिन कासिम क्या भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करने में सफल रहा। तो दोस्तों वह असफल रहा। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसकी शीघ्र मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु शीघ्र हो जाने के कारण वह भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने में असफल रहा। तो दोस्तों उसके आक्रमण का एकमात्र स्थायी प्रभाव कौन सी विजय थी। तो कौन सी विजय थी दोस्तों? सिंध की विजय थी। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों महमूद गजनवी की बात करें तो दोस्तों महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया। तो कुल कितने बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। तो दोस्तों 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर इसने कुल 17 बार आक्रमण किया। अब दोस्तों इसने जो है आक्रमण अपने आक्रमणों के अंतर्गत अपने आप को लूटपाट तक ही सीमित रखा। तो दोस्तों महमूद गजनवी ने आक्रमण तो भारत पर कई बार किया, लेकिन उसने अपने आप को लूटपाट तक ही सीमित रखा। तो दोस्तों भारत में तुर्की साम्राज्य या फिर मुस्लिम साम्राज्य की दृढ़ नींव रखने का श्रेय किसे जाता है। तो किसे जाता है दोस्तों? मोहम्मद गौरी को जाता है। तो आज दोस्तों देखते हैं कि वस्तुतः भारत में तुर्की साम्राज्य या मुसलमानों के साम्राज्य की दृढ़ नींव रखने का श्रेय मोहम्मद गौरी को जाता है। ठीक है, आइए दोस्तों मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। दोस्तों मोहम्मद गौरी जो है किस प्रदेश का शासक था। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी जो है गौर प्रदेश का शासक था। यह गौर प्रदेश का शासक कब बना। तो कब बना दोस्तों? 1173 ईस्वी में बना। ठीक, अब दोस्तों गौर प्रदेश जो है कहाँ पर था। तो दोस्तों गौर प्रदेश जो है हेरात और गजनी के मध्य स्थित एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश था। अब दोस्तों मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का उद्देश्य था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना या फिर नींव रखना और इस साम्राज्य का विस्तार करना। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि हेरात और गजनी के मध्य एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश था जो कि क्या कहलाता था। तो दोस्तों जो गौर कहलाता था। अब दोस्तों गौर राज्य किसके अधीन था। तो दोस्तों गौर राज्य मोहम्मद गौरी के अधीन था। अब दोस्तों मोहम्मद गौरी कब गौर प्रदेश का शासक बना। तो दोस्तों 1173 ईस्वी में मोहम्मद गौरी गौर प्रदेश का शासक बना। चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी के आक्रमण का उद्देश्य था भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखना और इस साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक, चलिए इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण कब और कहां पर किया था। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने अपना पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान और सिंध पर किया था और यहाँ के मुसलमानों को हराकर मुल्तान और सिंध पर अधिकार कर लिया था किसने? मोहम्मद गौरी ने। तो आज दोस्तों पहले आक्रमण की बात करें तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की और अपना पहला आक्रमण मुल्तान और सिंध पर कर मुल्तान के मुसलमानों को परास्त किया और उसने वहां पर अधिकार कर लिया। ठीक, अब दूसरे आक्रमण की बात करें तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जो है अपना दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर किया। तब दोस्तों पाटन गुजरात का शासक कौन था। तो कौन था दोस्तों? भीम द्वितीय था। उन्हीं को दोस्तों मूलराज द्वितीय कहते हैं। अब दोस्तों इस युद्ध में क्या होता है। तो दोस्तों इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी की हार होती है। तो दोस्तों भीम द्वितीय जो है मोहम्मद गौरी को बंदी बना लेते हैं, लेकिन बाद में छोड़ भी देते हैं। तो आइए दोस्तों दूसरा आक्रमण देखें तो दोस्तों मुल्तान से आगे बढ़ते हुए उसने अर्थात मोहम्मद गौरी ने 1178 ईस्वी में भारत पर दूसरा आक्रमण पाटन गुजरात पर किया। तब पाटन के शासक भीम द्वितीय
उन्हीं को दोस्तों मूलराज द्वितीय कहा जाता है। तो दोस्तों तब पाटन के शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को बड़ी करारी शिकस्त दी और बंदी बना लिया, बाद में छोड़ दिया था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने किस प्रदेश को जीता था। तो दोस्तों 1179 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पेशावर को जीता। ठीक, इसके बाद हम बात करें दोस्तों 1181 ईस्वी में जो है मोहम्मद गौरी ने कहाँ पर आक्रमण किया। तो कहाँ पर आक्रमण किया दोस्तों, लाहौर पर आक्रमण किया और दोस्तों लाहौर को जीत भी लिया। लेकिन दोस्तों लाहौर के शासक खुसराव मलिक ने बहुमूल्य भेंट देकर अपनी रक्षा कर ली। लेकिन दोस्तों मोहम्मद गौरी ने 1186 ईस्वी में पुनः लाहौर पर आक्रमण कर दिया और अब दोस्तों इस बार उसने गजनी वंश के अंतिम शासक खुसराव मलिक को बंदी भी बना लिया। इस बार पहले तो 1181 ईस्वी में खुसराव मलिक ने क्या किया, बहुमूल्य भेंट देकर अपनी रक्षा भी कर ली थी, लेकिन 1186 ईस्वी में वह अपनी रक्षा करने में असफल रहा। तो आज दोस्तों देखते हैं कि 1179 ईस्वी में गौरी ने पेशावर को जीता। इसके बाद 1181 में दोस्तों गौरी ने जो है लाहौर पर आक्रमण किया। तो दोस्तों यहाँ के शासक खुसराव मलिक ने बहुमूल्य भेंट देकर अपनी रक्षा की। लेकिन दोस्तों 1186 ईस्वी में गौरी ने पुनः लाहौर पर आक्रमण किया और गजनी वंश के अंतिम शासक खुसराव मलिक को बंदी बना लिया। अब दोस्तों 1189 के आक्रमण की बात करें मोहम्मद गौरी की, तो दोस्तों 1189 में जो है मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के दुर्ग पर आक्रमण किया और भटिंडा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब दोस्तों भटिंडा का जो शासन था उस समय किसके पास था, तो किसके पास था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान के पास था। तो दोस्तों जब मोहम्मद गौरी ने भटिंडा के दुर्ग पर आक्रमण किया तो उस समय गुस्सा कौन हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय गुस्सा हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भटिंडा का शासन किसके पास था, तो किसके पास था दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास था। तो दोस्तों यही जो आक्रमण है इसका भटिंडा के दुर्ग पर, यही आक्रमण तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण भी बनता है। ठीक, तो आज दोस्तों देख लेते हैं कि 1189 में गौरी ने भटिंडा के दुर्ग पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। उस समय भटिंडा का शासन पृथ्वीराज चौहान के पास था। ठीक, अब दोस्तों भटिंडा के दुर्ग पर कब्जा कर लेने से पृथ्वीराज चौहान अत्यंत क्रुद्ध हुए और यही तराइन के युद्ध के तत्कालीन कारण बना। ठीक, आइए दोस्तों तराइन के युद्ध की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, तो कब होता है दोस्तों, 1191 ईस्वी में होता है। किस किस के विरुद्ध होता है, तो दोस्तों मोहम्मद गौरी और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य होता है। इस युद्ध में किसकी जीत होती है, तो दोस्तों इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत होती है और किसकी हार होती है, तो किसकी हार होती है दोस्तों, मोहम्मद गौरी की होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य हुआ। इस युद्ध में जो है दोस्तों मोहम्मद गौरी की पराजय हुई। अब दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, तो दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में होता है। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी जब तराइन के प्रथम युद्ध में हार जाता है तो वह तराइन के द्वितीय युद्ध के लिए पूरी तैयारी के साथ भारत आता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय से युद्ध करता है। दोस्तों इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय की हार हो जाती है और मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। तो दोस्तों इसी जीत के पश्चात जो है दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं तराइन का द्वितीय युद्ध कब होता है, तो कब होता है दोस्तों, 1192 ईस्वी में होता है। अब दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी पुनः पूरी तैयारी के साथ आया और तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है इसने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित किया। अब दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद गौरी की जीत हो गई। तो दोस्तों इसी विजय के उपरांत दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना हुई। अब दोस्तों भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है दोस्तों, मोहम्मद गौरी को माना जाता है। दोस्तों भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। ठीक, चलिए ये हो गए हमारे तराइन के युद्ध। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों चंदावर के युद्ध की। तो दोस्तों चंदावर का युद्ध कब होता है, तो कब होता है दोस्तों, 1194 ईस्वी में होता है। किस किस के मध्य होता है, तो दोस्तों चंदावर का जो युद्ध है मोहम्मद गौरी और कन्नौज के शासक जयचंद के मध्य होता है। अब दोस्तों इसमें जीत किसकी होती है, तो दोस्तों इसमें जीत मोहम्मद गौरी की होती है और दोस्तों पराजय किसकी होती है, तो दोस्तों इसमें पराजय जयचंद की होती है। अब दोस्तों इस युद्ध के उपरांत जो है कन्नौज विजित कर लेता है कौन, मोहम्मद गौरी। तो दोस्तों इस विजय के पश्चात तुर्की साम्राज्य का नियंत्रण पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहाँ तक स्थापित हो जाता है, तो कहाँ पर स्थापित हो जाता है, बनारस तक स्थापित हो जाता है। इसके पश्चात हम बात करें दोस्तों कि कन्नौज विजय के उपरांत जो है मोहम्मद गौरी एक दिल्ली कला नामक सिक्का चलाता है जो कि कितने ग्रैन का रहता है, तो दोस्तों जो कि 56 ग्रैन का रहता है। अब दोस्तों इस सिक्के में एक ओर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती है तो दूसरी ओर दोस्तों कलमा खुदा हुआ होता है जिस पर देवनागरी
देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम अंकित होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। चंदावर के युद्ध की बात करें तो दोस्तों चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में होता है। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जो है चंदावर के युद्ध में कन्नौज के शासक जयचंद को हराया। अब दोस्तों इस जीत के पश्चात जो है मोहम्मद गौरी के तुर्की साम्राज्य का नियंत्रण कहाँ तक स्थापित हो जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो कहाँ पर स्थापित हो जाता है, बनारस तक स्थापित हो जाता है। तो दोस्तों इस विजय के पश्चात तुर्की साम्राज्य का नियंत्रण पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस तक स्थापित हो गया। अब दोस्तों कन्नौज विजय के उपरांत जो है मोहम्मद गौरी 56 ग्रैन का एक सिक्का चला जाता है। वह सिक्का कौन सा है दोस्तों, दिल्ली कला नामक सिक्का चलाया था। किसने, मोहम्मद गौरी ने। ठीक, तो दोस्तों कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने 56 ग्रैन का दिल्ली कला नामक एक सिक्का चलाया था, जिसमें एक ओर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, तो दोस्तों दूसरे ओर कलमा खुदा हुआ था, जिससे पर देवनागरी में क्या अंकित था, तो दोस्तों जिस पर देवनागरी में मोहम्मद बिन साम अंकित था। ठीक, चल इसके बाद हम बात करें दोस्तों, चंदावर का युद्ध हो गया हमारा। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आता है। और दोस्तों 1205 में जो है मोहम्मद गौरी इस बार खोखरों को बुरी तरह हराता है और उनका बेरहमी से कत्ल कर देता है। अब दोस्तों खोखरों को पराजित करने के पश्चात जब गौरी वापस गजनी जाता है तो जाते समय दोस्तों 15 मार्च 1206 ईस्वी में सिंध नदी के किनारे एक स्थान है दमयक नामक स्थान। इस स्थान पर लड़ाकू जातियों द्वारा छुरा भोंक कर हत्या कर दी जाती है। किसकी, मोहम्मद गौरी की। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि मोहम्मद गौरी फिर से 1205 ईस्वी में भारत वापस आया। इस बार उसने खोखरों को बुरी तरह हराकर उनका बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि खोखरों पर विजय के पश्चात जब गौरी वापस गजनी लौट रहा था तो 15 मार्च 1206 को सिंध नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर लड़ाकू जातियों द्वारा छुरा भोंक कर हत्या कर दी गई। किसकी, मोहम्मद गौरी की। ठीक, चल इसके बाद हम बात करें दोस्तों कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात भारत में तुर्की साम्राज्य का शासन किसने संभाला था, तो किसने संभाला था दोस्तों, उसके 3 गुलामों ने संभाला था। वो 3 गुलाम कौन कौन थे, तो कौन कौन थे दोस्तों, एल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अब दोस्तों इन गुलामों में से कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली में मामलूक वंश या फिर गुलाम वंश की नींव रखी। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात भारत में तुर्की साम्राज्य का शासन उसके 3 गुलामों एल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला, जिसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में मामलूक वंश या फिर गुलाम वंश की नींव रखी। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं कि दोस्तों मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था, कौन, बख्तियार खिलजी, जिसने पूर्वी भारत को विजित किया था और नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों को नष्ट किया था। तो आज दोस्तों देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत को विजित किया और नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना। इसके बाद जो है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।